हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आज आपके साथ यूट्यूब वीडियो जीवन दिशा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीवन दिशा में हम कुछ बिल्कुल खास अलग चीजें लेके आते हैं। मैं एक कैंसर क्योर पर पहले भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, पर मैं आपको आज कुछ और बातें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पेशेंट्स के कॉल्स आते हैं और कहते हैं कि डाइट के बारे में डिस्कस करें। हमें मेडिटेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, किस टाइप की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं 22 टू 25 ऑफ जून, 2 से 5, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये 3 घंटे की वर्कशॉप होती है और 4 दिन की रहती है। तो इस वर्कशॉप में हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, जो कि आपको कैंसर पर विजय हासिल करने में हेल्प करेंगे। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से बारे में इस वर्कशॉप के बारे में बात करूंगी। और जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, आप सबको पता है, जीवन दिशा यूट्यूब चैनल भी हमारा जीवन दिशा के नाम से है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। सो ये जो टॉपिक है, इस बार जो हमने वर्कशॉप का टॉपिक रखा है, रीप्रोग्रामिंग योर बॉडी फॉर कैंसर क्योर। तो इसमें हम बात करेंगे, अगर हम बात करें तो रीडिफाइनिंग द कैंसर ट्रीटमेंट। मतलब जो कैंसर ट्रीटमेंट हम एक्चुअल में सुनते हैं डॉक्टरों से, दैट इज ऑल अबाउट एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपीज है। और तो दिस इज नॉट ए एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर। सो आई एम गोइंग टू रीडिफाइन कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ द कैंसर। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत 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 कैपेबिलिटीज हैं अपने आप को क्योर करने की, हील करने की। ओनली द थिंग इज कि अगर हम वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, वो प्रॉपर चीजें उसको दे सके, तो बॉडी की हीलिंग मैकेनिज्म अपने आप शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी ताकत है बीमारियों से लड़ने की। इम्यूनिटी हमारे एक बॉडी का एक इतना डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि जो इसमें चीज नहीं प्रेजेंट होती, एंटीजेंस जैसे कैंसर सेल्स भी हमारे बॉडी में एक एंटीजेंस की तरह काम करते हैं, उनको भी हमारा बॉडी निकाल देता है। पर हमारे बॉडी को हील करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, जो भी बीमारी होती है, यहाँ पर हम कैंसर के बारे में बात करने हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हमारी डिफेंस मैकेनिज्म जो कि इम्यूनिटी है हमारी, उसमें कहीं वीकनेसेस हो गए, उसमें कहीं लैप्सेस हो गए हैं। तो हमें उसको ठीक करने के लिए बॉडी को प्रॉपर इंग्रेडिएंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, स्ट्रेस हमें अपने आप को लाइफ में दूर करना होगा। तो ये पिक्चर में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा बॉडी के हर ऑर्गन की कैपेसिटी है अपने आप को हील करने की, अपने आप को रीजनरेट करने की, अपने आप को रीग्रो करने की, बशर्ते हम उसको क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें करके दे। और कैंसर एक तरीके से आपके आपके ऊपर, आपके घर पर या आपके ऊपर एक दस्तक है। इट्स अ टैप ऑन योर शोल्डर विच सेज, हे लुक, तुमने कैंसर कॉज किया तो तुम इसको ठीक भी कर सकते हो। और कैंसर में आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने मुंह में क्या डालते हो, आपकी प्लेट में क्या है, आप अपनी लाइफ कैसे जीते हो, और आपने प्रोफेशन भी कैसा चूज किया है। कई प्रोफेशन जैसे पुलिस के हैं सर, हमारे डॉक्टर्स के हैं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। स्ट्रेसफुल तो हैं, पर उनको मैनेज करना हमें आना चाहिए। क्या टूल्स हैं, वो सब हम इस वर्कशॉप में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इस वर्कशॉप में मैं आपको ये बताना भी चाहूंगी कि स्ट्रेस और कैसे इंसान के ऊपर टॉल लेता है। ये मेरे मैं आई थिंक 45 46 के होंगी तब की मेरी ये पिक्चर्स हैं, और इससे बहुत क्लियरली एविडेंट है कि मैं उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। मेरा बिहेवियर में काफी चेंजेस आ गए थे, मैं काफी एग्रेसिव हो गई थी, और ये सारा कुछ हमारे चेहरे पर जो है दिखने लग जाता है। और अगर ऐसी सिचुएशंस चलती रहती हैं, तो हमारे को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, जब मुझे सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ और मेरे को बायलेटरल नी रिप्लेसमेंट बताया, तब मैंने जाके अपने अपने बॉडी की, अपने इमोशंस की,
अपने हर खाने पीने की केयर करनी शुरू करी। और जब मैंने अपने चेंजेस किए तो आप देखेंगे ये चेंजेस आए। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ऑस्टियोआर्थराइटिस 100% क्योर हो गया है, पर मैं अब बिल्कुल पेन किलर्स नहीं लेती हूँ। ऑफ एंड ऑन कभी ज्यादा हो जाता है दर्द या मेजर सर्जरीज में खड़ी रहती हूँ, तब मुझे पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। मैं वॉकिंग में मैं थोड़ी सी थोड़ा सा मेरे दिखता है, ऊपर चढ़ने में मुझे सीढ़ियाँ उतरने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, पर अदरवाइज मेरे लिम्स काफी हेल्दी हैं, डाइट से, आसन से। तो आप देख सकते हैं चेहरे के अंदर में पहले वाली फोटोज में, इन सब में, तो अगर हम कुछ तरीके अपनाएं, अपनी डाइट में चेंजेस करें, हम मेडिटेशन करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, तो ये सब पॉसिबल है। ये एक बहुत ही लैंडमार्क स्टडीज है, न्यूक्लियर ट्रांसफर स्टडीज और एपिजेनेटिक स्टडीज हुई है फ्रेंड, जिसमें ये पाया गया है, सॉरी, जिसमें ये पाया गया है कि सॉरी, कि अगर एक नॉर्मल सेल जो कि इसमें हरे से उसमें दिख रहा है और ट्यूमर सेल जो रेड में दिख रहा है, तो ये दोनों जब सेल्स डिवाइड करते हैं तो वैसे के वैसे इनके डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सेल है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान, आप लोगों ने साइंस हमने पढ़ी है, ध्यान हो, तो सेल के अंदर एक सेल वॉल होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। और आज तक हमने यही सुनते आए हैं कि हम जो हैं वो हमारी जीन्स के कारण है, जो जीन्स में हमारे जैसे स्टोर होगा वही हम वैसे बनेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हमें सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सेल लिया, उसका साइटोप्लाज्म और उसका सेल न्यूक्लियस से बाहर का जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल हेल्दी था, पर न्यूक्लियस में कैंसर, जेनेटिक कोड जो था वो कैंसर वाला था। तो जब ये सेल डिवाइड हुआ तो साइंटिस्ट ने पाया कि जेनेटिक कोड तो वैसे का वैसा ही रहा, पर हेल्दी सेल्स प्रोड्यूस हुए। अब उन्होंने इसका रिवर्स कर दिया, उन्होंने क्या किया कि जेनेटिक कोड तो हेल्दी था, जेनेटिक कोड बिल्कुल हेल्दी था, पर एनवायरनमेंट जो था वो बिल्कुल अनहेल्दी था, जो कैंसर कॉजिंग एनवायरनमेंट था, जैसे पीएच आपका बहुत लो हो गया है ना, न्यूट्री मल्टीपल विटामिन की इसमें डेफिशिएंसीज हो गई। तो ये सेल जब डिवाइड हुआ तो साइंटिस्ट वर रियली अमेज्ड कि इसमें जेनेटिक कोड भी चेंज हो गया, है ना, वो कैंसर सेल्स वाला जेनेटिक कोड बन गया, और जो डॉटर सेल्स पैदा हुई वो जो है वो कैंसर सेल्स पैदा हुए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि जीन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। आपका सेल के अंदर का और उसके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर कॉजिंग द cancer. And here we are going to, in this workshop we are going to work on this, and this field of the science is called the epigenetics. So the epigenetics mein there's a debate between nature and the nurture. So nature says ki our genes determine our behavior, our personality traits and abilities are in the nature. But the nurture debate says कि हमारा जो environment है, हमारी upbringing है, life experiences है, there can be, they can modify our behavior, they can modify the way we are, they can modify our genes also. Okay, तो और हमको अब इस पर 100% काम हो चुका है, और ये अपने आप के जेनेटिक कोड को बदला जा सकता है, अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। एंड पर इसके लिए डिफरेंट टूल्स की जरूरत है, वही आज हम डिस्कस भी करेंगे और इस वर्कशॉप में भी करेंगे। सो द एपिजेनेटिक्स जो है ब्रांच, एपी मतलब अबव, मतलब जीन से भी अबव जो चीज है वो एपिजेनेटिक्स है। सेल के बाहर का, न्यूक्लियस के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, हमारी स्किन है, हम इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, मतलब स्किन के ऊपर वाली जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, अबव। तो जेनेटिक मटेरियल का कोड जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर एक अच्छी कैंसर कॉजिंग जीन्स होती है और एक कैंसर सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोलते हैं हम। तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हमेशा एक्टिवेटेड रहती हैं, व्हिच डजंट अलाउ द कैंसर सेल्स टू कम। तो इस वर्कशॉप में हम एपिजेनेटिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्कशॉप में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज ये तो हमारे संतों ने और पहले भी बताया हुआ था कि 7 जनरेशन तक के इम्प्रेशंस हमारे जीन्स के अंदर रहते हैं। हम जैसे आज है, हमारा आज का जो बिहेवियर है वो हमारे कार्मिक
हमारे कार्मिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। जो हमने पहले कर्मास के पास्ट लाइफ्स में हमने और हमारे एंसेस्टर्स ने जो कर्मास के हुए वो हमारे कोडेड रहते हैं, पर हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। पर स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब हम डे टू डे लाइफ में लोगों को डील करते हैं तो हमें ये समझना है कि अगला बंदा जो है वो अपने कार्मिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है, वो एक कार्मिक स्ट्रक्चर लेके पैदा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। अगर हम ये बार बार अपने आप को ध्यान दिलाते रहते हैं तो वी विल बी एबल टू डील द पीपल मच मोर बेटर, और ये हमारे स्ट्रेस को मॉडिफाई करेगा। सो देयर इज लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन द जनरेशनल ट्रॉमा कि 7 जन्मों तक के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी जो ट्रॉमास हैं वो भी हमारी जेनेटिक कोड में आते हैं और उनके ऊपर हमें वर्क करना होता है। और अगर हम उस पर वर्क करते हैं तो वी कैन चेंज द सबकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारा पैटर्न पड़ा हुआ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही एक लैंडमार्क स्टडीज 1988 में हुई जिसमें अमेरिका में उन्होंने देखा कि जो, क्योंकि अमेरिका में बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं यंग एज में, 15-15-16 साल के लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो पर उन्होंने वहां पर स्टडीज करी कि जब वो लड़कियां प्रेग्नेंट होकर बच्चों को छोड़ देती हैं तो वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अगर वो बच्चे जहाँ पर अडॉप्ट हुए हैं उनके जिन्होंने अडॉप्ट किया उनको अगर कैंसर होता है तो उनके बच्चों की 500% चांसेस है कि उनको भी कैंसर हो जाए। और अगर उनके, और ये भी देखा कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं अगर उनको कैंसर हुआ परंतु वो अडॉप्टेड बच्चे कहीं और पर हैं तो बच्चों को कोई रिस्क नहीं रहती। सो व्हाट डज इट इंडिकेट कि जो बच्चे जहाँ पर पल रहे हैं वो एनवायरमेंट जो है उनके ऊपर, उनकी लाइफ पर असर डालते हैं, और उनमें अगर पेरेंट्स को कैंसर है तो वो लाइफस्टाइल अपनाने के कारण बच्चों में भी कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो एपिजेनेटिक्स, सो अगेन दिस प्रूव्स कि एपिजेनेटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैंसर कॉजिंग में। अभी मैं आज आपको इस वर्कशॉप में और इसमें भी आपको थोड़ा बताऊंगी कि अभी राइट नाउ जो है हम मेडिकल साइंस जो है, ये आप जो मेरी फोटो देख रहे हैं डार्क ग्रीन से लेकर रेड एंड ऑरेंज, यहाँ पर काम करें। मतलब जब पेशेंट आ जाता है तब हम उसको ट्रीट करते हैं, उसके सिम्टम्स को देखते हैं, उसको ट्रीटमेंट। बट इनफैक्ट कैंसर के जो बीज हैं, जो साइंस कहती है कि वो बचपन में ही बो दिए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आती हूँ, दोबारा करते हैं। अगर हम ये लाइट येलो और डार्क येलो वाला देखें तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ओबिसिटी है। नाउ वी नो कि ओबिसिटी जो है दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एवरी डिजीज, है ना। ओबिसिटी के कारण पीसीओडी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। और अगर पीसीओडी होता है तो उन लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी सबका है। तो कहने का मेरा मतलब है कि बॉडी जब हम छोटे होते हैं तभी बहुत सारी चीजें मतलब ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर, मतलब हम देखकर डॉक्टर्स पता कर सकते हैं कि इसको आगे चल के ये प्रॉब्लम होगी, पर हम डॉक्टर्स बोलते नहीं है, ना घर वाले समझते हैं। और उसको फिर ध्यान नहीं देने के बाद जब प्रॉब्लम्स आती है तब हम डॉक्टर्स के पास भागे जाते हैं। तो ये बेटर है कि जब हम जिस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी समझ के उसको आगे के लिए उसको अवगत करवाएं कि तुमको लेटर ऑन स्टेजेस में ये हो जाएगा, तो वो दैट इज द वे ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये मैं कह रही थी कि जैसे जहां पर मेरी फोटो येलो के अबव है तो ये वाले फैक्टर्स जरा से भी आपको पता चलते हैं तो आपको, मतलब जैसे ही ये होने लगते हैं, ये जस्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने ओबेसिटी का आपको एग्जाम्पल दिया, स्ट्रेस का ऐसे ही स्ट्रेस बहुत मेजर फैक्टर है। अगर आपके बचपन बच्चों को बचपन में ही स्ट्रेस झेलने की आदत नहीं है, जो कि हमको उनको सिखाना पड़ता है कि ऐसे करना है, तो उसमें मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज हैं, डाइट है, ये सबका पहले से ही रहे तो ये बच्चे ज्यादा एग्रेसिव, वल्गर ना हो। अगर एग्रेसिव पर्सनालिटीज रही तो उनको कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत पहले से हमें इंडिकेशन मिलने लग जाते हैं कि इस पर्सन को ये वाली प्रॉब्लम होती है, हो सकती है, और उसको उसी वक्त टैकल कर लिया जाए तो हमारे पास लेट स्टेजेस के कैंसर या फ्रैंक कैंसर हमारे पास नहीं है। अगर हम ये चीजों का ध्यान रखते हैं, पहले से ही पकड़ लेते हैं और उनको उन फैक्टर्स को अवॉइड करने की, उनको क्योर करने की शुरू से ही कोशिश करते हैं, तो हम 80% क्रॉनिक डिजीज पर विजय पा सकते हैं।
सो नाउ कमिंग टू द हेल्थ, कि एक्चुअली में हेल्थ क्या है। WHO भी अब ये कहती है कि हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्लेन्स ऑफ द बॉडी। तो सारी ये चारों फैक्टर्स मिलकर अपने, अगर इनमें बैलेंस है तभी आपकी एक अच्छी हेल्थ हो सकती है। और हमारा बॉडी जो है एक केमिकल वेसल है जिसमें क्रोर्स ऑफ रिएक्शंस एक बार में हो रहे होते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी आंखें काम कर रही है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे होठ काम कर रहे हैं, मेरा दिमाग काम कर रहे हैं, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इज वर्किंग। तो इसमें रिएक्शंस पर रिएक्शंस हुए जा रहे हैं, उसकी वजह से ही मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रही हूँ। तो इसमें इस केमिकल वेसल के अंदर जैसे ही आप चीज डालेंगे, चाहे खाने की चीज हो, चाहे आपके इमोशंस हो, चाहे आपके थॉट्स हो, चाहे आपके जो है, अगर आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल नहीं है, वो सब जैसा आप डालोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। सो बहुत बहुत 5 साल, 5,000 साल पहले ही हमारे संतों ने इन प्लेन्स के बारे में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल प्लेन्स, और फाइनल उन्होंने आनंदमय कोश के बारे में बात किया था, जो कि आजकल अभी तक साइंटिस्ट नहीं समझते हैं। सो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश, ये हमारे 5 कोश हैं। हम इस वर्कशॉप के थ्रू इन पांचों कोशों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। आनंदमय कोश इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वर्कशॉप। मैं भी उसके लिए बहुत ट्राई कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ, तो उसके लिए मुझे भी अपने आप पर बहुत काम करना है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि जब बीमारियां होती हैं तो हमारे बॉडी के पीएच में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, इट बिकम मोर एसिडिक। तो उसको बैलेंस हमें करना है। और जैसे जैसे हम अपने बॉडी को एल्कलाइन लेके आते हैं, अपने बॉडी को हम बैलेंस करते हैं, चारों इसके फिजिकल फिजिकल मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल पेन्स को बैलेंस करते हैं, तो हमारी हमारी कॉन्शियसनेस भी बिकम ए बेटर पर्सन। एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस मीन्स कि वी बिकम ए बेटर पर्सन। हमारे लाइफ के जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, हम लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। वी बिकम मोर कंपैशनेट, वी बिकम मोर एम्फेटिक। अब मेथोडोलॉजी जो है वो हमें डिस्कस करनी है। तो मेथोडोलॉजी क्या होती है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डिटॉक्स। आजकल डिटॉक्स वर्ड लोग ज्यादा समझते हैं, तो इसी को हमने लिया है। पर अगर हम फिजिकल डिटॉक्स की बात करें तो हमें देखना है कि फिजिकल डिटॉक्स में हम क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो इसमें हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे, फूड्स विच नीड टू बी अवॉइडेड, गट हेल्थ। हमारे ऋषि मुनियों ने कम से कम 5,000 साल पहले कह दिए थे कि सारी बीमारियां आपकी कोलन मतलब गट से रिलेटेड हैं। गट, अब साइंस साइंस अब इसको एक्सप्लोर कर रही है और कहती है कि गट इज द सेकंड ब्रेन। तो गट हेल्थ के बारे में बहुत है, क्या आपका अगर गट अनहेल्दी है तो उसको कैसे रेस्टोर किया जा सकता है। फास्टिंग हमारे देश की परंपरा रही है और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो इंटरमीडिएंट फास्टिंग हमारे यहाँ तो एकादशी पर फास्टिंग के लिए कहा जाता था। अब महीने में 2 बार आती है, निर्जला एकादशी अभी भी होके गई है, पर साइंटिस्ट ने इसको दूसरा नाम देकर इंटरमीडिएंट फास्टिंग पर काम करने के लिए कहा है। नींद, गुड स्लीप, और क्या क्या हमारी लाइफ में कैंसर पेशेंट्स के अंदर टॉक्सिक एक्सपोजर, पानी में, पानी को कब पीना है तो कैसे पीना है, कहाँ कहाँ से हमारे बॉडी में केमिकल्स आ रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्स वर्सेस नो सप्लीमेंट्स, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स, वो सारे हम बात करेंगे। और आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हो गए हैं तो उनको निकालने के क्या क्या तरीके हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। डाइट के बारे में आपको मैं बता दूं कि आपकी बॉडी जो है एक एक्सपेंसिव कार की तरह है, इसमें आप जो डालोगे वैसा ही होगा। जैसा कि मैंने पहले बोला, एक्सपेंसिव कार के अंदर आपके पास गाड़ी बहुत महंगी है, उसमें वो पेट्रोल से चलती है, उसमें डीजल डालोगे तो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और उसमें रुकावटें मतलब प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यही बॉडी के साथ है, जो इसको चाहिए आप नहीं दोगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसलिए हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ कि न्यूट्रिशन के बारे में, जो न्यूट्रिशन है, वो जो डाइट है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कैंसर, क्रॉनिक डिजीजेस, इट helps in preventing recurrences, and it helps to reverse cancer and other chronic diseases also. जो डाइट है वो आपको होलसम लेनी है, मतलब होल प्लांट, ऑर्गेनिक, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन लेना है। मैं इसमें बिल्कुल भी रिफाइंड चीजें जैसे मैदा और शुगर अवॉइड करने के लिए कहते हैं। एंड आई एडवाइज एवरीवन टू ईट द वे एनिमल्स ईट। दे डोंट कुक द फूड, दे डोंट एडल्ट एनिमल्स, दे डोंट मिल्क, they don't drink milk, and they don't use oil. Here we
वर्कशॉप में हम ऑयल मिनिमाइज करते हैं, बिल्कुल खत्म नहीं करते हैं। तो सम मतलब बहुत सारे हैं, पर यहाँ पर मैंने थोड़े से डूज एंड डोंट्स इन डाइट ये बताए हैं कि माइक्रोवेव, एल्यूमिनियम, नॉन स्टिक आपको यूज नहीं करना है। आजकल के बच्चे सारे दिन खाते हैं, रात को 2 बजे भी खाते हैं, 4 बजे भी खाते हैं, उठते ही खाने लग जाते हैं। सो डोंट अलाउ योर इंजन टू वर्क आफ्टर 8 PM। प्लास्टिक में बीपीए होता है विच कॉजेस कैंसर। सो प्लास्टिक स्टोर वेल जो आजकल इतने ज्यादा हो गए हैं, उससे बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करते हैं। और गट को हेल्दी रखने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि हम तरीके बताएंगे, उनमें से मैं सबसे ज्यादा आपको एडवोकेट करती हूँ नीम एंड टर्मरिक बॉल्स। तो डाइट जो है हमें बहुत सारी चीजों में हेल्प करती है। कंट्रोल आपके हाथ में है, इसकी कंट्रोल की चाबी आपके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। और डाइट जो है एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, ये सब इंड्यूस करती है और कैंसर को रोकने में हर तरीके से मदद करती है। तो हम बहुत डिटेल में वर्कशॉप में डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इमोशनल डिटॉक्स के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो मैं आपको बताते हैं कि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमारी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा हम फील करते हैं, अगर हम एग्रेसिव होंगे तो कई बार आपने देखा होगा एग्रेशन में हम ऐसे कोई भी चीज को तोड़ फोड़ देते हैं। तो जैसे हमारी फीलिंग्स हैं वैसे हम चॉइसेस बनाते हैं। और अगर हमारी हमेशा हर्ट वाली फीलिंग्स या एग्रेसिव फीलिंग्स रहेंगी, तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट के सेल को डैमेज करेंगी। और उसके रेगुलर बार बार ये होने की वजह से हमें कैंसर होने के जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं और फिर कैंसर होने के ज्यादा चेंजेस रहते हैं। तो इमोशनल डिटॉक्स में हम बात करेंगे इस वर्कशॉप में बहुत डिटेल में, एक्सरसाइजेस के बारे में, रिलैक्सेशन टूल्स के बारे में, हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट स्टॉपिंग द नेगेटिविटी। मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल डिटॉक्स में बहुत सारा ओवरलैपिंग है। सो मैंने अलग अलग तो कर दिया है, पर सारा ओवरलैपिंग होता है क्योंकि एक लेवल पर काम करते हैं तो वो दूसरे लेवल को इफेक्ट करते हैं। अनमय कोश पर काम करेंगे तो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल पर भी काम करेगा। तो मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिटॉक्स में हम ग्रेटिट्यूड है, एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सब के बारे में इस वर्कशॉप में बहुत डिटेल में बात करेंगे। और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में भी, प्लस आपके क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। अभी लेटेस्ट बहुत ज्यादा काम हो रहा है सर्काडियन रिम्स में। आजकल का ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचर से बिल्कुल दूर चला गया है, सन एंड मून साइकिल से बिल्कुल दूर चला गया है। मेलेटोनिन हमारा एक हार्मोन जो सिक्रीट होता है, जो कि पाइनल ग्लैंड से रिलेटेड है, उस पर इतना काम चल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो योगियों ने हमारे 5,000 साल पहले ढूंढ लिया था कि कि पाइनल ग्लैंड से मेलेटोनिन से आपका बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म, रीजनरेशन होता है। तो आजकल कैंसर में मेलेटोनिन के टैबलेट्स देने लग गए हैं, इनफर्टिलिटी में स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, ओवरी के फंक्शन को बेटर करने के लिए मेलेटोनिन देने लग गए हैं। तो हमें अपनी अपनी बॉडी की हमारा बॉडी जो है सन एंड मून साइकिल से, डे एंड नाइट से सिंक रहे, उससे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जिनका नाइट शिफ्ट होते हैं वो आर्टिफिशियल लाइट्स में रहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां पर जैसे कंप्यूटर्स वगैरह के कारण जो आती हैं, उनके कारण उनकी सर्कैडियन रिदम जब डिस्टर्ब होती है, तो और उस वक्त रात को अगर वो खाते भी हैं तो गट हेल्थ भी खराब होती है। तो उस एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, स्पेशली द हाइपरमिथाइलेशन विच कैन आल्सो कॉज द कैंसर। सो ये सारी चीजें जो हैं सर्काडियन रिदम की इम्पोर्टेंस और उसको बैलेंस करने के लिए 4:30 बजे क्यों उठ के हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि 4 बजे उठना चाहिए, सूरज उगने से पहले आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। तो ये सारी सर्काडियन रिदम्स के बारे में हम बात करेंगे वर्कशॉप के अंदर। और बहुत ज्यादा गट हेल्थ के बारे में, हमारे बॉडी की एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व होती है क्रेनियल नर्व विच इज कॉल्ड द वेगस। तो उसके वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की नर्व होती है, वही योगी सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करते थे और उससे हमारे बॉडी के अंदर पीस है, कामनेस है ना, वो सब डिसेंड करती है। और गट हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। और इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है जिस अबाउट द पावर ऑफ द सीक्रेट पावर ऑफ द साउंड्स। ओम की चैंटिंग से आपको कैंसर क्योर कर सकते हैं एक लेवल पर। क्योंकि जब हम ओम, जो ओम है
वो यूनिवर्स का, पूरे यूनिवर्स का साउंड है। और जब हम ओम चैंट करते हैं तो मैं आपको अगले पिक्चर्स में दिखाऊंगी कि हमारे अंदर के सेल्स अपने बैलेंस में आने लगते हैं। और ये टोनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सिंगर्स वगैरह अपनी वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए, पिच एंड वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंट्स में कि जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारा श्री यंत्र का मांडला बन जाता है। और ये हमारे ऋषि मुनीज ने 2000 साल पहले देख लिया था। तो जब हम ओम चैंट, और यही यंत्र, इसी के बेसिस पर हमारे ऋषियों ने यंत्र बनाए थे। तो तंत्र, यंत्र, मंत्र, इनका कॉम्बिनेशन जो था हमारे ऋषि मुनीज कम से कम 1000-2000 साल पहले जानते थे। तो इसमें मैं आपको एक बहुत सुंदर वर्कशॉप में कि सीक्रेट पावर ऑफ साउंड्स के कैसे पुराने टाइम में यूटिलाइज कर सकते थे और कैंसर क्योर में आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो change your vibration with Om and change your life. Waves become matters, and matter can be sorted out with the waves through the chanting of Om. हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं टेस्ट के बारे में भी बात करूंगी कि आपको टेस्ट रिपोर्ट्स कैसे पढ़नी चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, आसन है, आपके मेडिटेशन है, क्या आपको टॉक्सिन्स और वेस्ट निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको एविडेंस के रूप में कुछ किताबें दिखाई हैं। फर्स्ट 3 बुक्स जो हैं वो मस्ट हैं, आप पढ़ें। तीनों डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई हैं। और ये एंटी कैंसर और व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द मेडिसिन, ये दोनों जो डॉक्टर्स हैं इनको खुद को प्रॉब्लम्स हुई थी। एंटी कैंसर में जिसने लिखी है डेक्टिवेट सर्वन में, उसको ब्रेन कैंसर था, इनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था, और शी वाज ऑन स्टेरॉइड्स एंड मेडिसिन। एंड कभी मतलब उनको नहीं पता था, मतलब हर लाइफ शी वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट डॉक्टर्स इन अमेरिका। एंड उनके हाथ में एक पेपर लगा कि जिसमें पता चला कि डाइट से ये होता है। तो फिर इन्होंने अपना वो जो अपने आप को ठीक किया, एक्सरसाइजेस करके, डाइट करके सारा। और उसके बाद उन्होंने अपना बहुत बड़ा अच्छा खासा जॉब छोड़कर शी हैज बिकम नाउ द लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट। सो मैं किचन क्योर सीरीज रन करती हूँ और मैं सबको कहती हूँ थिंक इन कलर, ईट इन कलर एंड लिव इन कलर फ्रेंड्स। और एक और प्रोग्राम मैं रन करती हूँ जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो कहीं पर भी पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनका हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, उनको सारे, क्योंकि सारे टाइम बहुत सारे कैंसर पेशेंट डॉक्टर्स उनके साथ डिस्कस नहीं करते हैं, डॉक्टर्स न्यूट्रिशन के बारे में नहीं बताते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही है उनके बारे में जब होती हैं, तो वो नेचुरल तरीके, बहुत ज्यादा नेचुरल, कई चीजों के बहुत अच्छे नेचुरल तरीके हैं जिनसे हम वो सब कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हैंड होल्डिंग प्रोग्राम थ्रू आउट योर ट्रीटमेंट आई गिव, और इससे काफी बेनिफिट होता है। मैंने ये जो वर्कशॉप्स होती है उसमें से एक का मैं एग्जांपल देती हूँ। ये नीना है, जो नीना है उसको एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ था 5 साल पहले। नाउ शी इज कैंसर फ्री। ऑपरेशन से पहले वो 98 केजी की थी, शी लॉस्ट हर 25 केजी। नाउ शी इज हाइपरटेंशन फ्री, अस्थमा फ्री, डायबिटिक फ्री। तो उसने अप्लाई किया और शी इज नाउ, आप देख सकते हैं दोनों के डिफरेंस में। तो अगर आप ये सब चेंजेस करते हैं तो डेफिनेटली आप कैंसर क्योर की तरफ भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम वर्कशॉप में कवर करेंगे। और एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो ये है कि आपको सैलड्स के बारे में सेशंस होंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप चैट रहेगी, और मेरे अराउंड 100 पेशेंट्स हैं जिनको क्योर पॉसिबल हुआ है। उनमें से कुछ लोगों के साथ आपकी मैं सक्सेसफुल कैंसर विनर से आपकी बात कर रहा हूँ। So friends, attend this on 22nd and 25th of June between 2 to 5 p.m. It will be on the Zoom. More details के लिए आपके साथ नंबर शेयर किया जा रहा है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। माई नंबर इज 9950640640। फिर से बोलती हूँ, 9950640640। थैंक यू।